Everyone, this is NEET 2025 question series part 4. Okay, we'll be solving a variety of questions from organic physical to inorganic chemistry. So पहला क्वेश्चन आपको थर्मो से देखने को मिल रहा है एंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, राइट? प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा सवाल में आपको बस दो चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। एक तो आपके पास फ्री एक्सपेंशन मेंशन है, okay. So as you know that during free expansion this P external is 0, right? It's very simple. जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर कोई नहीं लगेगा, दैट इज पी एक्सटर्नल इज 0. एंड इफ पी एक्सटर्नल इज 0 we know that W is equal to minus P external into del V, right? So if P external is 0 then W is also equal to 0. So this is pretty simple that during free expansion the work done becomes 0, right? So W तो 0 हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद एडियाबैटिक कंडीशन भी मेंशन है और ये आपको पता है कि इन adiabatic condition there is no net exchange of heat between system and surrounding such that Q becomes equal to 0, right? So Q is also equal to 0. अच्छा, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, एक का तो वर्क 0 हो जाएगा और दूसरा आपका Q भी 0 होगा. अब तीसरी चीज़ जो पूछ रखी है वो डेल टी है. नाउ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में अप्लाई करें, सो अगर हम इसको फ्लॉट में पुट करेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स we know that del U is equal to Q plus W, right? Now Q is also 0 and W is also 0, so that means del U also becomes equal to 0, right? Now if del U is 0, since a temperature and internal energy change are directly proportional to each other, so if internal energy change is 0, so that means del T will also be equal to 0, right? So del T is also equal to 0. So in this given question Q is also 0, W is also 0 and del T is also 0, even del U is also equal to 0, right? So option D will be the correct option, that is Q is also 0, del T is also 0 and W is also 0, right? Okay, in this next question it says that which of the following is the correct order of increasing electron gain enthalpy signs. आपके पास चार एलिमेंट मेंशन है, वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. हमें इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के नेगेटिव साइंस के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है. Now we know that these belongs to group 15 and 16. So we have group 15 elements. No, there is no 15 element actually. There is 16 and 17, right? Nitrogen family mention here. So we have group 16 and group 17 elements. Group 17, right? Group 16 का एलिमेंट्स जो मेंशन कर रखे हैं वो हैं आपके पास ऑक्सीजन और सल्फर, राइट? एंड 17 का वी हैव फ्लोरीन एंड क्लोरीन. Okay. Now we know that in 15, 16 and 17 group, the first element, its electron gain enthalpy is low as compared to the second element, as compared to the third period element. उसी ग्रुप का थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ साइज एंड रिपल्शंस, राइट? सो ग्रुप 17 में अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा होगा. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, सो क्लोरीन का ज़्यादा आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद दोनों में अगर कंपेयर कर लूँ मैं 16 के, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, राइट? अब अगर 16 और 17 को मैं कंपेयर कर लूँ, 16 और 17 को कंपेयर करने पे आप ये देखेंगे कि आपका जो 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 16 से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली, ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा और फ्लोरीन के बाद आप देखेंगे सल्फर. सो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो बन जाएगा Cl सबसे ज़्यादा, उससे कम आपका फ्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद आपका सल्फर आ जाएगा और उसके बाद आपका ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा. सो इनका करेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बन जाएगा. सो इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं. वी हैव Cl, फ्लोरीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट आपके पास 3 पॉलीएटॉमिक स्पीशीज दे रखे हैं और इनके बारे में कौन सा इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है आपको वो बताना है. सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फर्स्ट. सो वी हैव ClO4 नेगेटिव. दिस ClO4 नेगेटिव इज दिस वे. We have ClO4 negative, which is basically tetrahedral, right? This is the first one. Now in the second one we have sulfatine, which is S double bond O. This is O negative and this is also O negative. So this is sulfatine. And the third one is phosphatine. So this will be P
It's double bond O. We have O negative, this O negative and O नेगेटिव, राइट। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, अगर आप ऑक्टेट रूल के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वी हैव दिस Cl और सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और बाकी सब डेटिव बॉन्ड बना देगा, अगर आप ऑक्टेट के हिसाब से इसको फॉलो करना चाहें। और डेटिव के हिसाब से अगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका स्ट्रक्चर आप डेटिव के हिसाब से बनाना चाहें तो यहाँ पे दो डेटिव बॉन्ड बनेंगे। सो वी हैव दिस डेटिव बॉन्ड, देन दिस O नेगेटिव एंड दिस O नेगेटिव, राइट। क्योंकि सल्फर के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में थे, सिर्फ 2 ही शेयर करना चाहेगा अगर आप ऑक्टेट के हिसाब से चलना चाहें। और ये कुछ इस तरीके से एक डेटिव बॉन्ड बना लेगा और बाकी आपके पास दिस पे O नेगेटिव, वी हैव दिस O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, राइट। अच्छा, अब हम ऑप्शंस को देखेंगे और उसके बाद कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है उसको देख लेंगे। सो पहला ऑप्शन आपका ये बोल रहा है दैट द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डेटिव बॉन्ड्स का ऑर्डर, ठीक है। तो अब मैंने डेटिव के हिसाब से उसको बना रखा है, तो आप देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा डेटिव बॉन्ड आपके ClO4 नेगेटिव में देखने को मिलेंगे, उसके बाद सल्फर वाले में और उसके बाद फॉस्फोरस वाले में। सो 1, 2 एंड 3 ये सही बात है। सो ऑप्शन 1 तो सही है आपका, ठीक है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। सो बेसिकली ये बात तो ट्रू है। सो दिस इज ट्रू, राइट, दिस इज ट्रू। अच्छा, ऑप्शन सेकंड सेज दैट in all the three given polyatomic species the p character of central atom is same. Now we have to find out their hybridization. So this first one is sp3 hybridized, no doubt in that. This is sp3 hybridized, right? The second one is also sp3 hybridized since only 4 sigma bonds are formed, and this phosphatine is also sp3 hybridized since 4 bonds are formed. So in all these cases the percent p character will be same, right? So if hybridization is same, then their percent p character will be same. So this option second is also correct. Option B is also correct. This is also true. This is also true, right? ऑप्शन थर्ड से इज दैट द एक्सपेंशन ऑफ कोवेलेंसी। अच्छा, जब आपको कोवेलेंसी एक्सपेंशन का ध्यान रखना है तो उस टाइम पे आप इनके डेटिव बॉन्ड्स कंसिडर ना करके इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। और आप ये देखेंगे जो क्लोरीन आपका था, इस क्लोरीन में सेंट्रल एटम में क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे, दिस वे वी हैव 6 and 7, राइट। और 7 इसने शेयर कर रखे हैं, तो कुल मिला के इसके जो ऑक्टेट में या इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हो जाएंगे 14। 14 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सल्फर में देखेंगे तो सल्फर के पास अपने 6 थे और 6 शेयर कर रखे हैं, तो इसके पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और फास्फोरस के पास अपने 5 वैलेंस में थे और 5 इसने शेयर कर रखे हैं, दिस वे वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 5 शेयर कर रखे हैं तो टोटल आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इन सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन आपके ClO4 नेगेटिव में देखने को मिलेगा। सो पहले वाले में एक्सपेंशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो ये भी बिल्कुल ट्रू है दैट एक्सपेंशन इज़ 1 ग्रेटर देन 2, और तीसरे में सबसे कम होगा। अच्छा, ऑप्शन 4 आपका ये बोलता है दैट द नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। ये बात गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका जो सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर का ये मतलब होगा कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स आपने बना रखे हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड्स, इन मल्टीपल बॉन्ड्स को हम सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर। जो पाई बॉन्ड्स आपके हैं, पाई बॉन्ड्स को आप सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करोगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मल्टीपल बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं पहले वाले स्ट्रक्चर में है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 3 सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले वाले में सबसे ज़्यादा होंगे, लास्ट वाले में तो सिर्फ एक ही है। तो इसने लिख रखा है कि तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा होंगे, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन देखना था, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है, और यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा सवाल के हिसाब से, ठीक है। सो बढ़िया सवाल था। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इनमें से किसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। सो वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, और आप इजली इनको पता कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 वी हैव एसिटामाइड, राइट। सो एसिटामाइड इज दिस वे, ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। Now second is acetic acid. Now we know that acetic acid is CH3COOH, right? This is acetic acid. Option 3, option C, it says acetonitrile, and acetonitrile is CH3C triple bond N, that is ethanitrile, right? And option D is acetone, which is pretty simple, everybody knows, this way. Now upon looking these all these options,
this carbonyl center is present in second one, so it is sp2 hybridized, no doubt in that. So there is also carbonyl carbon in acetic acid, so it is also sp2 hybridized. Whereas in case in this acetonitrile, there is no sp2 hybridized carbon. Since this carbon is sp hybridized and this carbon is sp3 hybridized, so there is no sp hybridized carbon, no sp2 hybridized carbon, right? There is no sp2 hybridized carbon. And in this last we have a carbonyl group again, so there is sp2 hybridized carbon, right? So the correct option becomes option C. There is no sp2 hybridized carbon in acetonitrile. Okay, next it says that the maximum possible number of isomers for C5H12, right? So this is nothing but pentane. On C5H12, the maximum number of possible isomers can be determined by using formula either. The answer is very simple, as you all know that there are three isomers of pentane actually, right? We have n-pentane, isopentane and neopentane. However, we can use formula to calculate that as well. So the formula to calculate isomers up to 7 carbon atoms, if the given alkane or the given saturated hydrocarbon contains 7 carbon atoms, then at that time the number of structural isomers can be calculated by using this formula, which is 2 raised to n minus 4 plus 1. So over here n is basically number of carbon atoms, so if we'll put number of carbon atoms, we'll get 2 raised to 5 minus 4 plus 1, which is 2 raised to 1 plus 1, which is equal to 3. So we have 3 isomers, right? You can also draw those isomers. The first one is pentane, the first one is n-pentane. Okay, the second one is isopentane, right? The second one is isopentane, so we have isopentane. And the third one is neopentane, so we have neopentane, which is 2,2-dimethyl propane, right? So these three isomers are present with this molecular formula, so the correct option is option B. Now moving to the next one, it says that when phenol reacts with chloroform in an alkali, the compound formed is salicylaldehyde, right? This is basically RT reaction, so it's talking about Raman-Tiemann reaction, where the product is salicylaldehyde when phenol is treated with chloroform in alkali. But it says that if CCl4 is used in place of chloroform, the product obtained will be, okay, so it's a pretty good question. So the substrate we have is phenol, this way, and we are supposed to treat this phenol with CCl4 in alkali, right? In NaOH or KOH in base. Now the first step is that in this basic condition, this phenol get deprotonated and there is formation of phenoxide ion. So we have this phenoxide ion, ONA, right? So this sodium phenoxide will now react with CCl4, and after the reaction with CCl4, there is removal of hydrogen from the ortho position along with the Cl from CCl4 in the form of HCl, and this CCl3 left will get attached to this ortho position. So we have CCl and CCl this way. Now after this, it undergo hydrolysis. So basically we'll treat this with H2O, 3 moles or 3 equivalent, and with 3 equivalent of H2O, we can also make use of base actually. That is the better option. So we can make use of base. So 3 equivalent of NaOH, right? 3 equivalent of NaOH actually. So 3 equivalent of NaOH. So after using 3 equivalent of NaOH, this Cl will get replaced by OH, and we'll get the intermediate this way. This is ONA, and we have this C, OH, and OH, right? So this Cl get replaced by OH. There is nucleophilic substitution actually. Now these 3 OH group are attached to a single carbon atom, which is highly unstable system. So there is removal of water molecule. So from this, the water molecule get removed this way. There is removal of water molecule, and after the removal of water molecule, as water molecule get eliminated, we are left with COOH only. So this phenoxide this way, ONA, and to the ortho position there we have COOH group, right? Now after this we'll go for the acidic workup. So after this we'll go for the acidic workup. We'll treat this with HCl, and this Na will get replaced by OH, and the final product that we'll have is OH
it basically get converted to phenol back, right? And COH attached to the ortho position. Okay, and this is nothing but salicylic acid. Salicylic acid, which is the final product in another reaction as well, that is Kolb's reaction, which is there in Reimer-Tiemann reaction. Study that in phenol, right? So in Reimer-Tiemann reaction, the product is salicylaldehyde, whereas in a similar reaction, if this C chloroform is replaced by CCl4, the final product that we get is salicylic acid. So the correct option will be option A. Option A, right? Salicylic acid will be the correct option. Okay, the next question is from ethers, where it says that if the aryl alkyl ether is cleaved with cold HI, then the products are, right? So we have this way, aryl alkyl ether. We are treating this with cold HI. So the bond cleavage will take place. Now we know that this oxygen center is directly attached to the benzene ring. So the lone pair on this oxygen atom will be delocalizing on this benzene ring, and there is formation of double bond character between oxygen and phenyl ring. So it is difficult to break this bond. So this bond is not going to be broken down. No cleavage. So this will not be cleaved. The only option that we have is OR bond, that is the oxygen and the aliphatic group or the alkyl group attached. We can break that bond only. So this bond is going to be broken down. So this bond, we can break this bond, and after the cleavage of this bond, we have this O negative and R positive. So we can attach this way. We have this O negative, and with this O negative we can attach the H positive from HI. So we have OH plus this R positive, we will attach I to this. So we have RI. So the final product that we have is phenol and alkyl iodide, right? Alkyl iodide. So these are the final products. So phenol and alkyl iodide, right? So the correct option will be option D. Absolutely, option D, that is phenol and alkyl iodide, right? Now the next it says that which method is used to separate sugars. Okay, this is also a good question. Like you know that in case of purification methods of organic compounds, if we want to purify solid components, so purification of solid components, this purification of solid components can be done by two ways, which NCERT mentions. We have crystallization. In this crystallization, another method is recrystallization or fractional crystallization, obviously, which is the repeated crystallization. If the yield is very much less, so we can do repeated crystallization for that. And the next is sublimation. Right? And in this particular case of crystallization, sugars are purified by this method, right? Sugars are separated by this method. So its correct option will be fractional crystallization. So fractional crystallization is the correct option. Now in next it says that the maximum number of electrons in a subshell can be given by the expression. So this is pretty simple. We know that the number of electrons in any subshell L is given as, so that is given as 2 into 2L plus 1. Upon multiplying this, we'll have 4L plus 2 actually. So this is the formula by using which we can calculate the number of electrons in any subshell L. So the formula is 4L plus 2. So the option B, this option B is correct option, right? Now in the next it says that the oxidation of chromium in the final product formed by the reaction between Ki and acidified potassium dichromate solution, right? So we have acidified potassium dichromate solution, which is K2Cr2O7. We can write in the ionic form Cr2O7 minus 2, and this Cr2O7 minus 2 is being reacted with Ki, which is nothing but I negative in ionic form, and this reaction takes place in acidic media. So we have H positive ions there as well. So I'm writing down this without balancing the equation. Now the final product, we know that this Cr2O7 2 negative, a dichromate ion, basically converts I negative into I2 in acidic media, and it oxidizes this into I2 and itself get reduced to Cr plus 3, right? Itself get reduced to Cr plus 3. So the question says that what will be the oxidation state of the final product formed when I negative is oxidized by potassium dichromate.
So the final oxidation state of chromium in the product side, in the right side, the final oxidation state of chromium is +3 actually, right? So its correct option will be +3, option D. Okay. Now another important point that you can remember, in acidic media this dichromate converts I negative into I2, whereas in basic media, medium, for the similar reaction, this I negative get oxidized to IO3 negative, iodine, right? This I negative get oxidized to IO3 negative in basic, whereas in acidic media it get oxidized to I2. Now moving to the next one, where it says that an element X has following isotopic compositions. So we have to go for the closest atomic mass, actually the average atomic mass we have to calculate, which is very simple. You can make an idea from the given composition, from the given percent abundances actually. Now we know that these three isotopes of X existed, among which this X200 is 90% and 199 is 8%, and the 2% is only the isotope with atomic mass 202. Now among all these three, the 90% is X200 obviously. So it means अगर आपका ये वाला आइसोटोप जिसका मास 200, एटॉमिक मास 200 था, अगर ये 90% यही वाला परसेंट अबंडेंस रखता है, सो इसका मतलब ये होगा कि इसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इसके आसपास आएगा, ठीक है. सो इट विल बी बिटवीन 199 एंड 200. अब क्योंकि 200 90% है आपका, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो 200 के आसपास आएगा. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा. हाँ, अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तब भी आंसर यही आएगा. तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, and we can make use of this formula, that is average atomic mass is equal to mass of first isotope, right? Mass of first isotope multiply by its percent abundance plus mass of second isotope, m2 लिख लेता हूँ, multiply by its percent abundance प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप जो भी आपका कंटिन्यूटी में चल रहा है, जितने भी होंगे इन सबको डिवाइड कर दीजिए 100 से और आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है. बट इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. अगर आप डायरेक्टली परसेंट अबंडेंस देख के चल लें तो आपका आंसर तब भी मैच कर जाएगा, ठीक है. सो इसका आंसर 200 होगा. ओके. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी सेज दैट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज थ्री गिवन स्पीशीज़. आपके पास 3 स्पीशीज़ गिवन है. वी हैव XeF2 विच इज़ लीनियर, राइट. XeF2 इज लीनियर. जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से इसने 2 शेयर कर रखे हैं, तो इसके पास 6 बचेंगे और वो 6 3 लोन पेयर के फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे दिस वे. सो वी हैव दिस लीनियर मॉलिक्यूल विद हाइब्रिडाइजेशन sp3d, since lone pairs are also present in hybrid orbitals. Now the second we have CS2, which is pretty simple linear molecule. This CS2, so this is also linear, right? This is also linear. Now since only 2 sigma bonds are present and no lone pair on the central atom, so the hybridization is actually sp. Okay. Now the third one is I3 negative. So third one is I3 negative. So we have a central atom iodine and surrounding atom 2 iodines and a negative charge. That means the number of lone pair on iodine becomes 3. So these 3 lone pairs on iodine, so it is also linear. It is similar to XeF2 actually. So this is sp3d as well. So that means this 1 and 3 are isostructural, right? Even this CS2 is also linear. These are also isostructural, okay? So you have to go for the isostructural only and forget this iso-Lobel relation actually. It is not a part of syllabus. It is not a part of NEET. That is iso-Lobel analogy. So just forget this. Remember this. These 3 are isostructural, but talking about the number of lone pairs and bond pairs, so we can match these 2 options. That is XeF2 and I3. These are actually isostructural, as well as their geometries resembles, right? They have same shapes as well as same geometry. Since the geometry, talking about the geometry of these molecules, we have trigonal bipyramidal geometry. So this is TBP. However, if we'll talk about shape only, so the shape of all these molecules are same, right? So forget this iso-Lobel analogy. It's not a part of your syllabus. You don't have to study this. Okay.
Now the next one, it says, okay, we are provided with the ether and we're treating this ether with cold Hi. Again, the ethereal cleavage will takes place. Now we have this CH3O, then CH, and we have these CH3 groups. We're treating this with Hi. Now we know that if to the ethereal oxygen a group is present which is branched, so we can go by SN1 mechanism over there, since carbocation stability will decide the reaction fate. And if no branches are present on the right and the left side of oxygen, on the ethereal oxygen, so we'll go by SN2 mechanism in that case. Now in this case, if you break this bond and a positive charge appears on this carbon center, this positive charge is 2 degree carbocation. No doubt, and 2 degree carbocation is stable, so we'll go by SN1 mechanism, by carbocation mechanism, and this ethereal bond is cleaved in such a manner that the most stable carbocation is generated, right? And after the generation of this carbocation, we can attach this negative portion, that is I negative, to this carbon. So the final product we have is CH, this CH3, this CH3, and I will get attached to this way, right? And the next is CH3O, and hydrogen will get attached to this. So we have methanol, the final product, and isopropyl iodine, isopropyl iodide, right? So the final product is CH3OH, and okay, option B is correct option. The next is that the number primary amines are formula this. Okay, so only structural. So we have to determine the structural isomers of a given amine. So that is, this is actually amine, right? And moreover, this is primary amine. So we have C4H11N. So if it is primary amine, NH2 group must be there, and since carbon 4 are present, so it must be in this way. So the first amine I can draw easily is this NH2. NH2 is compulsory group since it is mentioned that the amine must be primary. So we have butane amine first. So we have butane amine, right? Butane amine. Okay. Now the second we can draw, we can change the position of this NH2 group. So we have this but, and amine can be attached to this second position, either from the left or from the right. We get a similar one, that is, this is but 2 amine. So this is butane 2 amine. So this is butane 2 amine, right? Now after this we can draw its chain isomer. So we can make this chain up to 3 carbon atoms only, and one will be the side group. So we have this way, a methyl to the side group and NH2 group at this position, let's say. So this is also one of the form of one of the primary amine with this given molecular formula. So this will become 2-methyl. So this is actually 2-methyl propane amine, right? 2-methyl propane amine. So this is third one. Now another one we can draw is that this chain consists of 3 carbons and 1 methyl group at the side present as a substituent, and this NH2 group at carbon 2 similarly. It's NH2 over here, right? So we have this one, which is, so this one is propane, or you can say 2-methyl propane and 2 amine. So this will be 2-methyl propane 2 amine. So we have these 4 different structural isomers in which there is chain isomer as well as positional isomer also there. Okay? So the correct option will be option D, that is 4 isomers are possible. So iske 4 isomers possible honge. Okay, now in the next it says that we have an alkene, that is 3-methyl pent 2-ene. So let's draw this first. So we have 3-methyl pent 2-ene. So we'll draw pent first, and then at position number 3rd we have a methyl group. So at this we have a methyl group, right? And at position 2nd we have ene group. So this way we have ene group. So this is 3-methyl pent 2-ene, right? This is 3-methyl pent 2-ene. Now it says that it reacts with HBr in presence of peroxide. Okay, so let's do this reaction. So we're treating this with HBr in presence of peroxide. So we'll use Anti-Markovnikov's rule. I will use peroxide effect.
but this Br will get attached to that carbon center of doubly bonded alkene which contain higher number of hydrogens obviously. So this to this double bond, to this given double bond, this Br will get attached to this carbon center actually. So it contain higher number of hydrogen atom since it goes via free radical mechanism. Everybody knows about the mechanism of this reaction easily. So we have this way, and a methyl group to this carbon center, and a Br, this Br group will get attached to over here, right? We have this Br group over here, and a hydrogen will get attached to this the carbon containing methyl group, right? So we're not going to show that in bond line formula, that is obvious. Now looking at this, we have, just a second, okay, now we know that the question says we have to go for the number of possible stereoisomers of the product. So in order to determine the number of stereoisomers, we must know the number of chiral centers present in the product, present in the given whatever species which is provided to you. Now looking upon this molecule in this product, the chiral center, we have to find out the chiral center first. Now this carbon center to which Br is attached, this carbon is chiral. No doubt this carbon is chiral, right? Because the 4 different groups are attached over there. And similarly to this next carbon center to which this methyl group is attached, this is also chiral carbon. So the chiral carbon hoga. So overall the number of chiral carbons that we have are 2. So the number of chiral carbons, number of chiral centers are 2. And the formula to calculate number of stereoisomers, this is very simple. So number of stereoisomers, will be equal to 2 raised to n, right? And where n is number of chiral centers, so this will become 2 raised to n, 2 raised to 4, 2 raised to 2 actually. So this will be equal to 4, right? Since number of chiral centers are 2, so we have 2 raised to 2, which is equal to 4. So the total number of stereoisomers in the product will be 4. So option C will be the correct option. Okay. Now in the next it says that a mixture of benzaldehyde and formaldehyde on heating with aqueous NaOH gives. So this is nothing but a Cannizzaro reaction, right? So we have Cannizzaro reaction. Now in this Cannizzaro reaction it says that a benzaldehyde and formaldehyde. So one is benzaldehyde, we have this way, and another one is formaldehyde. So we have this way, formaldehyde, right, being treated with dilute NaOH. So these are treated with NaOH. Now we know that it will undergo self disproportionation, where the one which is difficult to oxidized will get reduced obviously. So we know that this benzaldehyde, this is a very important point in Cannizzaro reaction, that you have to remember that which of the substrate or which of the carbonyl group or which of the carbonyl compound given will undergo oxidation and which one will undergo reduction. The one which is difficult to oxidize will get reduced. So we have to remember this, that aliphatic aldehydes are difficult to oxidize as compared to aromatic aldehyde are actually difficult to oxidize as compared to aliphatic aldehyde. So that means this will get reduced, right, and this will get oxidized. So upon reduction of aldehyde we get primary alcohol obviously. So to this we'll have CH2OH, and from this, on oxidizing this, we'll have from methanoic acid. So from methanol we have methanoic acid. Since we are not doing the acidic workup, so we'll get sodium methanoate or sodium formate. So we have this way, O negative and Na positive, right? This will be the final product, that is benzyl alcohol and sodium formate. So the final products are benzoyl alcohol and sodium formate. So option A is correct option. Now the next is that the density of glycerol is higher as compared to propanol. That is due to, obviously it's pretty simple, it is due to hydrogen bonding, right? It's due to hydrogen bonding. Since glycerol is trihydric alcohol, we have this CH2OH and this CHOH and CH2OH. This is glycerol, right? This is glycerol. Whereas in case of propanol, we have simply CH3, CH2, CH2 and OH. So per molecule of this propanol, this is propanol. So per molecule of this propanol, only one hydrogen bond can be formed from this hydrogen. Whereas if you take into consideration the oxygen, it can form 2 hydrogen bonds. But the number of hydrogen bonds formed in case of glycerol are much more as compared to propanol. So in case of glycerol, there is
extensive hydrogen bonding. There is extensive H bonding, right? Extensive intermolecular hydrogen bonding actually, and due to this extensive intermolecular hydrogen bonding, its density increases. And not only density, its viscosity also increases. That is why glycerol is more viscous as compared to the other alcohols containing the less number of OH group as compared to this glycerol, right? So the correct option will be option B. Now in the next question it says that this is from chemical kinetics actually. We are provided with the chemical reaction, and it's being asked that the ratio of decomposition of N2O5 to that of ratio of formation of O2 will be. So we'll write the rate first. So we know that this will be minus 1 by 2 d by dt of N2O5, right, is equal to 1 by 4. We are writing for per mole actually. This will be d by dt of NO2, and it will be equal to d by dt of O2. So for the products we'll use positive signs since they are being formed, and for the reactant we'll use negative signs since they are being decomposed. Now in the question we have to find out the ratio of decomposition of this N2O5 to that of formation of this. Now upon writing their ratios, so it will be equal to, so ratio will be equal to d upon dt of N2O5, right, upon d upon dt of O2. So this is equal to, now we will since these are equal and only there is difference of minus 1 by 2, so this will be equal to minus 1 by 2 upon 1, and upon rearranging this we get 2 is to 1. So we'll have 2 is to 1, right? So the ratio will be 2 is to 1. So the correct option is option B, that is 2 is to 1. This is pretty simple. Now in the next it says that the IUPAC name, the correct IUPAC name of the given compound will be, now the compound we have is aldehyde actually. So we have this way CHO, and then we have this Br, right? So we'll start numbering from the CHO group. So we have 1, 2, this way 3, 4 and 5. So to the second group we have methyl, and to the 3 position we have Br. Now since we'll proceed with alphabetic rulings, so bromo will come first. So we'll write 3 bromo. So we'll write 3 bromo, and after that we have 2 methyl. After we have 2 methyl, and then the word root is pent, and all the bonds are single. So we have N, and we'll omit E since secondary suffix is there. So N and 1 ul. So this will be 1 ul. We can say simply enol, right? So this will be the correct nomenclature. So we have 3 bromo 2 methyl. So there's 3 bromo 2 methyl and pentanol. Yes, option D. 3 bromo 2 methyl pentanol will be the correct option, right? Now in the next is from thermodynamics again. So it says that at 27 degrees Celsius 1 mole of an ideal gas is compressed isothermally and reversibly. So this is very, very important. Isothermal and reversible compression is there, right? From a pressure of 2 atm to 10 atm. So we have to go for the values of del E and Q. Okay, so this is pretty good question, right? Now in order to calculate del E and Q, let's first calculate the amount of work done that is being done during this isothermal compression. Now we know that the work done in isothermal reversible process, or let's say write down the compression as well. Compression is, so you must know this formula. This is calculated by using the formula W is equal to minus nRT ln V2 upon V1, right? Or extending the formula, will have minus 2.303 nRT log. We'll convert this into base 10 log. And if volumes are not given, so we can calculate in terms of pressure as well, and volume and pressure are inversely proportional to each other. So we can write P1 upon P2. This is the formula that we are going to use in this question, right? So W will be equal to minus 2.303 nRT log P1 upon P2. Now putting all the values that are given in this given equation, in this given formula, so we'll have W is equal to, so we'll be having W is equal to minus 2.303. Now n number of moles that are mentioned are 1,
multiply by R value, which is also mentioned in your question, that is to multiply with the temperature, which is 27 degrees Celsius and nothing but 300 Kelvin, and then we have log P1 upon P2. So P1 is 2, so P1 is 2 upon P2 is 10, right? So this becomes the equation. Now from this let's make it very simple. So I'll actually इन्वर्ट दिस, ये अगले वाला जो है ना आपका 2/10, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. जब इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो पिछले वाला जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, W विल बी इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई 600. ठीक है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस विल बी लॉग 10/5. सही, मैंने अगले वाले को रेसिप्रोकल कर दिया और जो पिछले वाला आपका साइन नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा. अब लॉग यहाँ पे आपका सॉरी दिस इज लॉग, दिस इज नॉट 5, दिस इज लॉग 2, दिस इज लॉग 2, दिस इज लॉग 2. ओके, सो 10/2. सही है, log 5 बन जाएगा. log 5 का वैल्यू पुट कर लीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 965.84 कैलोरीज में. सही, सो ये आपका वर्क डन होगा, ये वर्क डन इतना आ जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि वर्क डन सवाल में पूछा नहीं है बट ये लगना था आपको. ठीक है, अब जो वर्क डन मैंने फाइंड आउट किया, अब हमें डेली और क्यू निकालना है. अब देखिएगा ध्यान से, अब सवाल में एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि आपका जो कंप्रेशन है दैट इज़ आइसोथर्मल. आइसोथर्मल कंडीशन पे कंप्रेशन हो रहा है एंड वी नो दैट इन आइसोथर्मल कंडीशन, अगर आपके पास आइसोथर्मल कंडीशन मेंशन है then del T is equal to 0. There is no change in temperature, and since internal energy change is a function of temperature, so if there is no change in temperature there will be no change in internal energy. So in this very case del E is also becomes equal to 0. So del E भी आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, अब इससे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा इजीली, क्योंकि आपका del E 0 था और del E 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ए वाले में, बट स्टिल हम क्यू भी फाइंड आउट करेंगे. अब क्योंकि del E 0 हो गया तो आप इसको फ्लोट में पुट कर लीजिए. अब वी नो दैट फ्रॉम फ्लोट, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, from first law of thermodynamics, del E is equal to Q plus W, right? Now since del E is 0, so Q plus W becomes equal to 0, right? Now Q becomes equal to minus W, so Q will be equal to W हमने कैलकुलेट कर लिया. so जो वर्क डन था वही आपका हीट का वैल्यू भी आएगा, वही आपका Q का वैल्यू भी आएगा, बस साइन बदल जाएगा. so Q will be equal to minus 965.84 कैलोरीज, राइट? सो del E 0 हो जाएगा, तो del E का वैल्यू 0 हो जाएगा और आपका Q का वैल्यू हो जाएगा -965. सो ऑप्शन ए में आपको ये डाटा देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है, अच्छा सवाल था ये. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके, सो वी नो दैट द स्पीशी which can increase as well as decrease its oxidation state can behave both as oxidizing agent as well as reducing agent, and in this very case a species or the element must be present in its intermediate state so that it can increase its oxidation state as well as it is able to decrease its oxidation state. अच्छा, इन सब ऑप्शंस को आप ध्यान में रखेंगे तो आप ये ऑप्शन डी पे जाएंगे. ये आपका जो ऑप्शन डी है NaNO2, दिस इज NaNO2. In this case the oxidation state of nitrogen, अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे, so we have negative on oxygen, so we have this way positive सोडियम पे plus x -2 into 2 into -2, right? So we have 2 into plus 2 into -2 is equal to 0, right? So we have -4 plus 1 -3 and x will be equal to +3. डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा. अब क्योंकि नाइट्रोजन अपना मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, तो इसका मतलब ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है. ये NO2 नेगेटिव से ऑक्सीडाइज करके आपका NO3 नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, और मोर एवर ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा भी सकता है. सो क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, राइट? सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा. सिंपल सा था. ओके, नेक्स्ट सवाल आपका है कि फ्रॉम द डिफरेंट सेट ऑफ डाटा दिस T1/2 हाफ लाइफ एट डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से A फॉर अ गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी कांस्टेंट. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पूछा गया है. ठीक है, अब सवाल में एक चीज़ आपको मेंशन है, वो ये है दैट द मल्टीप्लिकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A, मैं A0 लिख लेता हूँ. ठीक है, A या A0, R0, C0 कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज एक्चुअली कॉन्स्टेंट. आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है. ठीक है, अच्छा, आप इसको 1 by 1 डिफरेंट
ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में पुट करके खुद भी देख सकते हैं। मान लीजिए लेट से अगर मैं जीरो ऑर्डर कंसिडर कर लूँ, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंसिडर कर लूँ, आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ रहेगा टी हाफ दैट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के, राइट। अच्छा, सवाल में मेंशन है कि आपको हाफ लाइफ को इनिशियल से मल्टीप्लाई करना और ये कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है तो लेट्स से कि हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ टी हाफ मल्टीप्लाई बाई ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू, अब जब मैं इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा ए नॉट का स्क्वायर अपॉन टू के, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन था सर, ये ए नॉट स्क्वायर अपॉन टू के बराबर आ गया और ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ए नॉट तो वैरी कर रहा है, ए नॉट वैरी कर रहा है तो राइट साइड भी वैरी करेगा, सो नॉट कांस्टेंट, सो नॉट कांस्टेंट, सो जीरो ऑर्डर तो नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो ऑर्डर तो नहीं होगा, राइट। अच्छा, इसी को अगर आप फर्स्ट ऑर्डर में पुट कर लें तो आपको तो पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो वैसे ही डिपेंड नहीं करता है, और प्लस ये मल्टीप्लाई करना चाह रहा है तो फर्स्ट पे तो ये अप्लाई होगा नहीं डायरेक्टली, ठीक है, आप पुट भी करेंगे तब भी अप्लाई नहीं होगा। तो मैं सिंपली सेकंड ऑर्डर पे आ जाता हूँ। अच्छा, सेकंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होगा दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट इंटू के, सही है, आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट इंटू के। अब मैं ए नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू टी हाफ इंटू ए नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन के। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन था वो एक्चुअली वन अपॉन के बराबर आ गया, और के एक गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू कांस्टेंट, सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो इस डाटा को, इस गिवन जो आपके पास जो गिवन क्राइटेरिया था, ये बेसिकली आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में फॉलो होगा। सो कुल मिला के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो सेकेंड ऑर्डर होगा, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एक अच्छा सवाल था। The next is from P block. The next question is from P block. Okay. The question says that the inert gas which is most abundant in atmosphere. So inert gas आपका कौन सा abundant atmosphere में होगा, मेमोरी बेस सवाल है, आपको ध्यान में रखना है that the argon, argon सबसे abundant inert gas है जो आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, among noble gases. Okay, the next is the correct set of quantum numbers for the last electron of P इन H3PO4, ठीक है, आपके पास एक स्पीशी मेंशन है दैट इज H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड आपके पास मेंशन है, सो वी हैव दिस H3PO4, और फास्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स का आपको करेक्ट सेट पूछा गया है, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। नाउ इन दिस स्पीशी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस विल बी +5, ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन पे +1 रहेगा, ऑक्सीजन पे -2 रहेगा, सो वी हैव 4 2 8, और 8 में से 3 निकाल दीजिए, +5 आएगा, ठीक है। सो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5। नाउ द आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है नियॉन 10 एंड देन वी हैव 3s2 and 3p3 since it belongs to nitrogen family obviously, and after losing these 5 electrons, since oxidation state is +5, so after exciting these 5 electrons we are left with, so p +5 will be equal to neon only, and the outermost orbital that we have in case of neon is 2s2 and 2p6, right? So 2p6 is the outermost one. So ये जो 2p6 होगा, 2p6 कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। We have this way 2p6 1 2 3 4 and 5 6, right? However these are filled according to Hund's rule। अब क्योंकि आपको पता है फिलिंग कैसे होना तो इसलिए मैंने डायरेक्टली फिल कर दिया। अब इनके एल वैल्यूज़ आपको ध्यान में होंगे, एम वैल्यूज़ भी आपको ध्यान में होंगे, सो एम का वैल्यू यहाँ पे रखूँगा मैं, दिस विल बी -1 0 एंड +1 2। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, तो दिस इज एक्चुअली px, दिस इज एक्चुअली py, दिस इज pz। दिस pz के लिए आपको 0 रखना है, बाकी आप x के लिए -1 रख लीजिए, +1 रख लीजिए, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, राइट। अच्छा, आपको डिफरेंट क्वांटम नंबर्स निकालने थे इस लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए। सो 2p6 को ध्यान में रखते हुए आप n लिख सकते हैं, सो n विल बी इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। ना फॉर p सब शेल l विल बी इक्वल टू 1, राइट, एंड m वैल्यू विल बी इक्वल टू, इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सो इसके लिए आपका -1 या +1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से हम लेके चलेंगे। सो इट विल बी -1 और +1, एंड द s, since 2 electrons are present in the last subshell, so it could be +12 or -12, it could be +12 or -12, right? So this is -12 and this one is +12। ऑप्शन के हिसाब से ये भी डिपेंड करता है, +12 या -12 दोनों लेके चल सकते हैं। सो वी हैव इधर -1/2 और
1/2, राइट। सो ये आपके पास करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे। अब आप ऑप्शन के साथ मैच कर लीजिएगा। एन का वैल्यू 2, ओके, एक ही ऑप्शन में ये मिलेगा आपको। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन विद दैट, एन वैल्यू 2, देन एल वैल्यू इज़ 1 एंड एम इसने -1 रखा हुआ है, ठीक है, और एस भी -1 रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ इन द नेक्स्ट वन इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, आपके पास डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रखे हैं। सो क्वेश्चन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से है। सो ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड से देखने को मिलेगा। डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके पास दे रखे हैं और आपको एसिडिटी पूछ रखा है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। Everybody knows that the acidity is directly proportional to electron withdrawing groups and inversely proportional to electron releasing groups, right? So we have directly proportional to -I, -R, -H and inversely proportional to +I, +R, +H. Okay. So we have option 1 को ही लेके चलता हूँ मैं. So we have this formic acid, then acetic acid, देन वी हैव क्लोरोएसिटिक एसिड एंड देन वी हैव प्रोपेनोइक एसिड। सो इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर मैं देखूँ तो क्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सिंस Cl आपका -I लगा देगा, ठीक है। सो वी हैव Cl, CH2COH सबसे ज़्यादा एसिडिक ये मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका जितने R ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना +I बढ़ेगा, जिसकी वजह से एसिडिटी घटेगा क्योंकि कंजुगेट बेस आपका डिस्टेबलाइज हो जाता है। सो इसके बाद आपका फॉर्मिक एसिड आएगा, सो वी हैव दिस वे। उसके बाद आपका एसिटिक एसिड आएगा दिस वे एंड देन वी हैव प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज C2H5COOH, ठीक है। ऑप्शंस के साथ मैच कर लीजिए, जो वाला आपका होगा वो सही ऑप्शन बैठ जाएगा। सो वी हैव दिस ऑप्शन बी, देखिए क्लोरोएसिटिक एसिड, देन मिथेनोइक एसिड, देन वी हैव एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। ओके, ये भी बहुत सिंपल सा था। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम सोल्यूशन चैप्टर, ये आपका सोल्यूशन से देखने को मिलेगा। मोर एवर ये आपका रोल्स लॉ और उसके डिविएशन से देखने को मिल जाएगा। So question says that the total vapor pressure of a mixture of 1 mole of A, इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में दे रखा है और 2 मोल बी के दे रखे हैं और उसका भी प्योर स्टेट में दे रखा है। सो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। सो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस की बात कर रहा है। सो हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास टोटल प्रेशर गिवन है। सो दिस पी टोटल विच इज़ गिवन इज 200 टॉर। ओके, सो हम क्या कर लेंगे, सो विल बेसिकली फाइंड आउट द प्रेशर फ्रॉम द गिवन डाटा। हम सोल्यूशन का प्रेशर गिवन डाटा से भी कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो प्रेशर आपके पास आया वो प्रेशर इस गिवन प्रेशर से ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर वो प्रेशर ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि आपका पॉजिटिव डिविएशन हुआ होगा, और अगर वो प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपका नेगेटिव डिविएशन हुआ होगा, और अगर बराबर आएगा तो आपका रोल्स लॉ फॉलो होगा और कोई भी डिविएशन हुआ नहीं होगा। अब जो गिवन डाटा आपके पास है उस हिसाब से प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं रोल्स लॉ लगा के। फ्रॉम रोल्स लॉ, since both the components are volatile, so from Rolle's law the PS will be equal to PA naught chi A, right, plus PB naught chi B, PB naught chi B. Okay, so PS will be equal to PA naught is 150 multiply by chi A comes out to be, since 1 मोल आपका यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। chi A आपका आ जाएगा A के मोल बटा टोटल मोल, सो A का मोल 1 है एंड टोटल मोल 2 एंड 1 3, एंड chi B will be equal to we have B mole 2 बटा टोटल मोल 3, so this will be 2/3 and this is 1/3. okay, so put कर लेंगे, so 150 multiply by 1/3 plus PB naught, and PB naught is 240, so this will be 240 multiply by its chi B value which is 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे PS will be equal to this is 50, right, प्लस अगले वाले को सॉल्व कर लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 160। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव दिस PS इक्वल टू 210 टॉर, 210 टॉर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो प्रेशर गिवन था वो आपके पास था 200 टॉर, और जो प्रेशर हमने कैलकुलेट किया वो आपका आ रहा है 210 टॉर। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो प्रेशर कैलकुलेटेड था वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द गिवन प्रेशर। सो ऑब्वियसली अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है सो इट मस्ट हैव गॉन फॉर द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा आ रहा है आपका, ठीक है। सो पॉजिटिव डिविएशन, सो दिस इज पॉजिटिव डिविएशन केस। बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। सो पॉजिटिव डिविएशन हुआ होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, देयर इज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ओके, द नेक्स्ट इज दैट हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सो इट्स बेसिकली HBD रिएक्शन। तो फ्रॉम एमीन चैप्टर, सो एमीन से आपका ये सवाल देखने को मिलेगा। सो वी हैव HBD रिएक्शन, राइट, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एक्चुअली। सो
इज शाउन बाई। HBD रिएक्शन के लिए आपको क्या किया जाता है, वी हैव एमाइड्स, एमाइड्स आर ट्रीटेड विद, इन एमाइड्स को आपको ट्रीट करना है डाइहेलोजेंस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट। इस तरीके से रिएक्शन होगा। सो आपके पास जो गिवन सबस्ट्रेट होगा दैट शुड बी एमाइड, दैट शुड बी एमाइड, एंड देयर इज इंट्रामोलिकुलर ग्रुप माइग्रेशन एज यू नो। लेट्स से वी हैव R, C double bond O NH2 and this is being treated with dihalogens in case of base R। इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया जाता है, एंड देयर इज इंट्रामोलिकुलर ग्रुप माइग्रेशन, दिस R विल गेट अटैच टू दिस NH2, राइट। The molecule get and there is descent in carbon, there is decrease in carbon chain length as well, क्योंकि C डबल बॉन्ड को आपको रिमूव करना है। सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा रिमूव कर दीजिए विदाउट गोइंग टू द मैकेनिज्म। इसको आप सिंपली रिमूव कर दीजिए और R को NH2 के साथ जोड़ दीजिए। द फाइनल प्रोडक्ट वी हैव इज RNH2, प्राइमरी अमीन्स आपके पास जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो सबस्ट्रेट आपको पूछ रखा है, सो सबस्ट्रेट आपके पास एमाइड होना चाहिए, और एमाइड आपके एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज ऑप्शन बी में वी हैव ArCONH2, एरोमेटिक दे रखा है, यहाँ पे एनालिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। Okay, the next question is from equilibrium. Okay, so this is from equilibrium. So equilibrium से आपका सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्प्रैंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट का आपने बना रखा है, जिसका कुछ इक्विलिब्रिया इक्वेशन इस तरीके से दे रखा है। इसका KSP वैल्यू आपके पास गिवन है, और आपको ये बताना है कि कितना मास AgIO3 का 100 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ठीक है, सवाल बढ़िया है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो इक्विलिब्रिया दे रखा है, सो बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट मेंशन है दैट इज सिल्वर आयोडाइड AgIO3, ओके। जब इस AgIO3 को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, क्योंकि स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये बना देगा Ag पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव। नाउ सिंस दिस इज अ केस ऑफ AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट, सो दिस इज 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि एक ही कैटाइन आपके पास बनेगा और एक ही एनाइन आपके पास बनेगा। सो इन दिस केस आपको पता है, इस केस में जो आपका KSP होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू S²। इसका सॉल्युबिलिटी भी S होगा और इसका सॉल्युबिलिटी भी S होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा मोल तो बन नहीं रहे हैं। सो दिस KSP विल बी इक्वल टू S इंटू एस, एंड दैट इज S², राइट। नाउ KSP आपके पास सवाल में गिवन है, सो हम सॉल्युबिलिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP, ओके, एंड S will be equal to under root of KSP. So KSP आपके पास mention है, that is 1 into 10⁻⁻8. So we'll simply put 10⁻⁸. So S will be equal to 10⁻⁴. Okay, ये आपका solubility आ जाएगा, that is 10⁻⁴ मोल पर लीटर। यहीं से आपका आंसर सॉल्व होगा, यहीं से आपका सवाल सॉल्व होगा, इसी लॉजिक से। अच्छा, जो सॉल्युबिलिटी आपका आया, अब आपको ये पता है कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सॉल्युबिलिटी आपका इलेक्ट्रोलाइट का देखने को मिलेगा दैट इज नथिंग बट मोलैरिटी। सो दिस इज एक्चुअली मोलैरिटी, दिस इज एक्चुअली मोलैरिटी। सो फॉर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, रिमेंबर दिस, फॉर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन द सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी आर इक्वल। सो सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी इक्वल होंगे। सो बेसिकली ये मोलैरिटी आपके पास गिवन है। अच्छा, सवाल में आपसे मास पूछा है, सो क्योंकि मोलैरिटी आपको मिल गया तो आप मास इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेंगे। सो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम, राइट। और जो वॉल्यूम आपके पास सवाल में मेंशन है वो 100 ml गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 पुट कर दूंगा। सो मोलैरिटी आपका आ गया 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू गिवन मास आपको फाइंड आउट करना है अपॉन जो मोलर मास है वो भी आपके पास गिवन है। सो मोलर मास आपके पास 283 गिवन है, सो दिस इज 283 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 0 यहाँ से काट दीजिए, 2 यहाँ से काट दीजिए, दिस विल बी 10 एक्चुअली, राइट। सो यहाँ से मास आपका कितना आ जाएगा 283 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ अपॉन 10। सो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 10 ऊपर लेके जाइए 10⁻⁵ बनेगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.83 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम्स। दिस विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज 2.83 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम। मैंने रीअरेंज कर लिया ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन C। सो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम रेडॉक्स। So next is from redox. Now it says that which of the following is the redox reaction. अच्छा, इनमें से कौन सा redox reaction है आपको ये फाइंड आउट करना। 1 by 1 सबको ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से मैं लास्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन को देखूँ, लास्ट वाले ऑप्शन में आपका Zn प्लस 2 times AgCN and it gives 2 times Ag plus ZnCN2. Okay, this way. So for a reaction to be redox, there must be change in oxidation state. There must be oxidation as well as reduction. Now,
zinc is present in 0 oxidation state, and on the right side this very zinc is present in +2 oxidation state. So this is undergoing oxidation, no doubt this is undergoing oxidation. And over here we have this silver in +1 oxidation state, and on the right side we have this in 0, so there is a reduction, right? So in this reaction there is oxidation as well as reduction, so this is going to be a redox reaction. So its correct option will be option D. However, we can check the other options as well. पहले ऑप्शन में आपका जो Na है इसके ऊपर पॉजिटिव, और अगले वाले में भी Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl नेगेटिव इज देयर, K पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव इज देयर. ओके, दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं बदल रहे हैं, ठीक है. सेकंड में देख लीजिए कैल्शियम के ऊपर +2, राइट साइड पे कैल्शियम के ऊपर +2, C2O4 नेगेटिव सेम होगा, दिस इज आल्सो नॉट रेडॉक्स. लास्ट वाले में चेक कर लीजिएगा, Mg के ऊपर +2 है, राइट साइड पे Mg के ऊपर +2 देखने को मिलेगा, अमोनियम के ऊपर +1 मिलेगा, यहाँ पे भी +1 मिलेगा, दिस इज आल्सो नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. नाउ इन द नेक्स्ट वन इट सेज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN. ओके, so this is from aldehyde, is ये वाला, this is from aldehyde, and we know that the rate of nucleophilic addition in carbonyl compounds, so rate of nucleophilic addition in carbonyl compounds is directly proportional to electrophilicity, right? ये electrophilicity के directly proportional होगा, and this electrophilicity is directly proportional to, electrophilicity का मतलब कितना कार्बोनाइल कार्बन डेफिशिएंट है, और इसको डेफिशिएंट कर सकता है आपका वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम करें. सो दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -I -H. ये वाले ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, या डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हैं, और यही आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो मैं लिख लेता हूँ 1/, यही इलेक्ट्रोफिलिसिटी, या मैं इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ, inversely proportional to this electrophilicity is inversely proportional to steric hindrances, right? Steric hindrances. So steric crowding जितना ज़्यादा होगा उतना कम न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो पाएगा, so उतना कम रेट होगा. और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये पता है कि आपका जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड आ जाता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बाद आपके केटोन आ जाते हैं इन अ सिमिलर फैशन, एलिफेटिक एंड देन एरोमेटिक, ठीक है. तो आपका करेक्ट, ये आपके वो फैक्टर्स हैं जिन पे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट डिपेंड करता है. अब इन सब ऑप्शंस को ध्यान से अगर आप देखेंगे, पहले वाले में आपका मिथेनॉल मेंशन है जो सबसे स्टीरिकली, एक तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, प्लस स्टीरिक हिंड्रेंसेस भी कम होंगे. तो सबसे पहले तो ए आ जाएगा आपका, ठीक है, सबसे पहले तो मिथेनॉल आ जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ वी हैव HCHO सबसे पहले, ठीक है. अब उसके बाद इन सबको ध्यान से देखेंगे आप, तो दिस इज आल्सो कीटोन, दिस इज आल्सो कीटोन, दिस इज आल्सो कीटोन. मोर एवर सेकंड ऑप्शन में आपके पास दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, थर्ड में आपके पास एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो बल्किनेस बढ़ेगा, स्टीरिक हिंड्रेंसेस बढ़ेगा, रेट घटेगा. एंड इन दिस लास्ट केस वी हैव 2 फिनाइल ग्रुप, सो दिस इज मच क्राउडेड एंड देर इज मच मोर +I, देर इज मच मोर +R इफेक्ट एक्चुअली, ठीक है. फिनाइल ग्रुप है, साथ में कार्बोनाइल लगा हुआ है, तो फिनाइल यहाँ पे +R शो करेगा और कार्बोनाइल -R शो करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगा. तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा A B C and D. सो दिस इज सिंपली A B C and D, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है. तो ये वाले केस में, ये वाला केस आपको बता देता हूँ, दिस वे वी हैव दिस फिनाइल C+O एंड अनदर फिनाइल, ठीक है. ये जो फिनाइल ग्रुप आपके हैं, सो ये फिनाइल ग्रुप बेसिकली +R शो करेंगे, यहाँ से यहाँ दिस वे देर इज़ +R, और +R के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कॉम्पेंसेट कर देंगे, यहाँ पे भी +R होगा. मोर एवर दोनों में बल्कि ग्रुप लगे हैं, दोनों फिनाइल रिंग लगे हैं, तो स्टेरिकली क्राउडेड भी होगा, सो रेट बहुत कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट वन इट सेज द करेक्ट IUPAC नेम. ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम GOC पोर्शन. ये बहुत सिंपल सा, आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए. फिलहाल तो इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए. ओपन स्ट्रक्चर बनाने के बाद वी हैव दिस CH3 CH2, and to this position we have Br, and to this CH we have ethyl group, that is CH2 and CH3. हमेशा इसको ओपन करके लिख लीजिए सो दैट आपका गड़बड़ ना हो पाए, अदरवाइज आप कार्बन चेन में गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है. अब आप देख पाएंगे कि आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये देखने को मिल जाएगा आपको, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है. और Br का प्रायोरिटी CH3 से ऊपर होगा, अल्फ़ाबेटिकली आप चलना चाहेंगे, ठीक है. तो उस टाइम पे मैं यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दूंगा. वी हैव 1 2 3 एंड 4. अगर आप डायरेक्टली आगे के लिए चलते तो 3 ही कार्बन मिलते हैं आपको, ठीक है. सो इसका करेक्ट नाम आ जाएगा, 1 पे ब्रोमो आ जाएगा आपका, सो वी हैव 1 ब्रोमो, और उसके बाद 2 पे आपका मिथाइल आ जाएगा, सो वी हैव 2 मिथाइल एंड देन ब्यूटेन, सिंपली, राइट.
So 1 bromo 2 methyl butane. So we have 1 bromo 2 methyl butane. Option C. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ऑप्शन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. दो ये सिंपल है देखने में, बट इसमें बच्चा गड़बड़ कर सकता है. अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से देख के इथाइल को साइड ग्रुप रख लेते तो आपने गलत किया. ठीक है, इस तरीके से नाम नहीं आता इसका. ओके, द लास्ट वन इट इज़ फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एंड कोऑर्डिनेशन से IUPAC फिर पूछ रखा है. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन से आपको मिल रहा है और कोऑर्डिनेशन के IUPAC से आपको देखने को मिलेगा. ओके, अच्छा, इस कम्प्लेक्स का जब हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं वी हैव दिस CO, Cl, then we have NO2, then we have En twice and Cl. ओके, ये काफ़ी सिंपल सा है. ठीक है, अच्छा एक काम कर लीजिए, इसको होमवर्क में रख लेता हूँ मैं. इसको मैं होमवर्क में रख लेता हूँ. बहुत सिंपल सा है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं. ठीक है, होमवर्क में रख लेता हूँ. आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिएगा. आप कमेंट में इसका सही IUPAC नेम बता दीजिएगा. ठीक है ना. सो प्लीज़ इसका कमेंट में सही IUPAC नेम आप मेंशन कर दीजिए. ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आपके लिए होमवर्क आ गया. काफ़ी सिंपल सा है. ठीक है, तो एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं इसको प्ले कर देता हूँ वापस से स्टार्टिंग से. Okay, thank you so much for watching.